नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। जैसा कि कल के वीडियो में हमने बात किया था कि निफ्टी 50 जो कि इंडेक्स है वो 24,100 के लेवल से टूटता हुआ 24,700 के लेवल पे दिखा, यानी कि 400 से 450 पॉइंट की गिरावट हुई। वहीं फ्राइडे के दिन में यहाँ पे 150 पॉइंट और गिर गया निफ्टी 50, जहां पे ये 23,540 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे जो लगातार 2 दिन से गिरावट चल रही है, हालांकि आप एक हफ्ते का भी ग्राफ देखेंगे तो ये काफी ज्यादा आपको गिरावट के साथ ही दिखेगा। आज निफ्टी का जो स्टेटस है ये वहीं पहुंच गया है जहां पे ये 1 महीने पहले था, और आज से जो 4 महीने पहले का भी यहाँ पे डिटेल है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। जब भी एक पुल बैक आता है तो इसमें एक बहुत बड़ी हैवी सेलिंग आ जाती है। हालांकि 1 महीने पहले की जो सेविंग थी और जो इस बार की जो सेलिंग है, दोनों में फर्क ये है कि 1 महीने से जो सेलिंग रुकी हुई थी, यानी कि मार्केट ने बहुत अच्छा अपमूव इसलिए भी नहीं दिखाया था क्योंकि जो एफआईज होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या जो विदेशी निवेशक होते हैं, इन लोगों के यहाँ पे मार्केट थोड़ा दिन के लिए बंद था और वो छुट्टी पे गए हुए थे। अब उनके छुट्टी से वापस आते ही बहुत बड़ी दोबारा एक तरीके से सेलिंग देखने को मिली है। इसका मतलब यह है कि अभी भी एफआईज के पास इतना माल भरा है कि वो अभी भी सेलिंग करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि जो एफआईज पिछले 3 महीने से लगातार सेलिंग कर रहे हैं और अभी भी लगातार उनकी सेलिंग बनी हुई है, जिसमें कि हमने कल के सेशन में देखा 4,000 करोड़ तक की उन्होंने बिकवाली की, और आज के सेशन में मतलब फ्राइडे सेशन में आप देख सकते हैं कि 7,000 करोड़ की इन्होंने बिकवाली की। लेकिन इतने बड़े बिकवाली के बाद भी मार्केट सिर्फ 300 अंक, 400 अंक या सिर्फ 150 अंक इतना ही टूटा है। जबकि इस अमाउंट के साथ अगर हम देखा जाए तो अगर डीआईज भी सेल करते हैं और नॉर्मल जनरल रिटेल मार्केट में भी सेलिंग होती है, नॉर्मल कैजुअल सेलिंग में आती है, अगर ये होती है तो मार्केट का 1.5 से 2% गिरना लाजमी होता है। अगर हम यहाँ पे एक चीज देखा जाए डाटा में कि यहाँ पे जितने भी एफआई सेल कर रहे हैं, इन सब डाटा को बाई कर रहा है डीआईज, मतलब जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, जैसे एलआईज हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर जितने भी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट है जो डोमेस्टिक ब्रोकर्स के तरफ से उठे हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग जो इंडिया में रहते हुए इस चीज को बाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि एफआईज की इतनी सेलिंग के बाद अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इसे ही बाई कर रहा है या इसके आसपास की भी बाइंग कर रहा है, तब मार्केट इस तरीके से गिर रहा है। अगर यहाँ पे सारे ही सेलर आ जाए, कोई बाई करने वाला ना हो, तो हम आजकल जिन शेयरों में लगातार दिन भर 2 या 3% की जो गिरावट देख रहे हैं, इसमें लोअर सर्किट लगने चालू हो जाएंगे। हालांकि लोअर सर्किट देखने को किसी भी फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स में नहीं मिला है, क्योंकि ये स्टॉक्स फंडामेंटल अच्छे हैं। बस ये हो सकता है कि Q3 का रिजल्ट जो कि जनवरी में पोस्ट होना है, जिसमें आज ही आपने टीसीएस का भी रिजल्ट देखा, और बाकी कुछ दिनों में आने में आप बैंकिंग स्टॉक्स के भी रिजल्ट देख सकते हैं, जहां एचडीएफसी, आईसीआई और एक्सिस जैसे बड़े बड़े बैंक अपने रिजल्ट पोस्ट करेंगे। हालांकि सबका रिजल्ट इस बार अनुमानित हिसाब से यही लगाया जा रहा है कि ज्यादा मिले जुले आएंगे, कुछ ज्यादा बढ़ के भी नहीं आएगा। आज ही के दिन आपने ये भी देखा कि रेलवे सेक्टर में भी काफी ज्यादा गिरावट आई। रेलवे में इतनी बड़ी गिरावट का कारण यही है कि ये रेलवे के जितने भी शेयर्स हैं, ये अपने पिछले जो बजट आया था, यूनियन बजट, उसी समय से ये कुछ ज्यादा ही महंगे पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें अब धीरे धीरे इनका पी एडजस्ट हो रहा है। हालांकि Q3 का जो रिजल्ट आएगा वहां पे भी मिले जुले ही हमें जो रिपोर्ट्स है वो देखने को मिलेंगे, जिसके वजह से आने वाले कुछ दिनों में या कि फरवरी के शुरुआत में जो देश का यूनियन बजट आएगा, उसमें हम ये चीज देख सकते हैं कि रेलवे को लेकर जो बड़ी घोषणाएं होंगी, वहां से रेलवे स्टॉक्स वापस बूम करेगा। केमिकल सेक्टर आज के दिन में काफी ज्यादा अच्छा ग्रोथ दिखाते हुए दिखा है, क्योंकि केमिकल सेक्टर वैसे भी पहले से इतना ज्यादा गिर चुका था कि अब उसमें खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन फिर भी आज केमिकल स्टॉक्स जितने भी अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए, कुछ ने 7%, 8% का दिखाया, जहां भी जितने केमिकल स्टॉक्स हैं, तो यहाँ पे इनके अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने का यही कारण है कि इन सारे स्टॉक्स की जो यूनियन है, इनका गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही समय से ये चल रहा है कि इनका जो रॉ मटेरियल परचेजिंग है उस पर सेस हटाया जाए और जो जीएसटी का दायरा है उसे कम किया जाए। तो इन्हें एक तरह से ये है कि आने वाले समय में जो बजट होगा उसमें इनके लिए काफी अच्छे प्रोविजंस रखे जा सकते हैं। तो इस कारण से इस स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बुलिश मूवमेंट देखने को मिल रही है। इसका मतलब लोगों को यह है कि शॉर्ट टर्म गेन इनमें मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे ज्यादा मस्ट अवेटेड जो सेक्टर होने वाला है, लोगों का ध्यान काफी ज्यादा है, और हो सकता है कि आने वाले दिन में या खास करके यूनियन बजट के आसपास और यूनियन बजट के बाद इन सेक्टर्स में काफी ज्यादा इनके शेयर्स को बुलिश मूवमेंट में देखा जा सकता है। जो कि डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हुए जितने भी शेयर्स है, चाहे वो भारत इलेक्ट्रॉनिक हो, या फिर भारत डायनेमिक्स हो, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, या फिर पारस डिफेंस हो, या जितने भी ऐसे डिफेंस से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, चाहे वो लार्ज कैप के हो, मिड कैप के हो, या स्मॉल कैप के हो, इन सब में ही आज बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली, और ये वापस अपने जो
पीक है वहां पे जाते हुए दिख सकते हैं। हालांकि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो यूनियन बजट होगा वहां पे इनमें काफी ज्यादा 20% तक की तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बार का जो यूनियन बजट है इसमें काफी ज्यादा अच्छी घोषणाएं होते हुए गवर्नमेंट की तरफ से दिख सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट इस समय हर चीज में कॉस्ट कटिंग कर रही है, लेकिन डिफेंस सेक्टर को बहुत ज्यादा ही कॉस्ट एफिशिएंट बनाना चाहती है, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट को कमा करके बहुत देगा। मतलब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट के द्वारा किया गया जो बिजनेस होता है, मतलब गवर्नमेंट अब डिफेंस सेक्टर में अपना जो एक्सपोर्ट होते हैं हथियारों का वो ज्यादा करना चाहती है अदर नेबर कंट्रीज को, ताकि वहां से इनका जो कॉस्ट ऑफ मार्जिन है वो बढ़ सके और गवर्नमेंट भी इससे अच्छा खासा इनपुट कमा सके, क्योंकि इनके एक्सपोर्ट करने पे कोई ज्यादा चार्जेस लगते भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक खुद की एंटिटी होती है। तो यहाँ पे सब चीजों को समझते हुए ये भी चीज समझते हैं कि जो बाकी की चीजें हैं जो मार्केट को कोलैप्स कर रही हैं, जो गिरा रही हैं, आपके शेयर्स गिर रहे हैं, पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा, और खास करके उन इन्वेस्टर्स का जिन्होंने 2024 में जून और जुलाई के बाद से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया या तो उसके बाद का ही उनके पास शेयर खरीदा हुआ है। तो यहाँ ये चीज समझना पड़ेगा कि जो रुपीज है, जो डॉलर के इक्वलिटीज में हम अपना जो रुपीज देखते हैं वो 85.89 रुपीज तक का आ गया है, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। मतलब $1 के जो बिहाफ पे आपको 85 रुपीज 89 रुपीज तक का आपको एक इक्विवेलेंट जो उसका सिनेरियो है देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जब डॉलर इंडेक्स महंगा होता है, मतलब जब आपका रुपीज महंगा हो रहा है पर डॉलर के इक्विवेलेंट में, तो वहां पे चीजें महंगी होंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हालांकि यहाँ पे जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं, जो विदेशों में जिसका सामान एक्सपोर्ट होता है, खास करके इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को भी इसमें फायदा होता है, लेकिन गवर्नमेंट को डोमेस्टिक रीजन में, जैसे कि देश को संभालना है, देश में इन्फ्लेशन अच्छा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बरकरार रहनी चाहिए, इकोनॉमी डेवलपमेंट करना चाहिए, तो इन सब चीजों में देखा जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट को परेशानी होती है। इस समय जो मार्केट के गिरने का कारण यही है कि अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी डाटा है कि जीडीपी आने वाले क्वार्टर्स में स्लो रहने वाला है, और इस साल का जीडीपी थोड़ा कम करके दिया गया है, जहां 8% से घटा के 6% किया गया, जो कि काफी ज्यादा कम होता है। वो इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन है, मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है, जो बैंक डिपॉजिट है वहां पे वो बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे ये एक चीज निकल के आती है, जैसे ऑटो सेक्टर में इस बार कहा जा रहा है कि ऑटो सेक्टर बहुत ज्यादा दबाव में रहने वाला है। बहुत सारी इन्वेंट्री में ऐसी गाड़ियां हैं जो अभी तक बिकी ही नहीं है, मतलब लोग खर्चा कम कर रहे हैं, स्पेंड्स कम हो रहे हैं, लोग अपनी जो जरूरी चीजें हैं जैसे ग्रोसरी प्रोडक्ट है और लिविंग थिंग्स के लिए जो भी जरूरी है वो सब चीजों पे वो ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, ना कि लग्जरी आइटम पे। और ऑब्वियस सी बात है, जब लोग खर्चा नहीं करेंगे, लग्जरी आइटम्स नहीं बिकेंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रो नहीं होगा, इन्वेंट्रीज खाली नहीं होंगी मॉल्स में, या जो ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं बिकेंगे, तो जीएसटी का कलेक्शन कम होगा। तो इसी के अनुमान पे जो इकोनॉमिक्स होता है वहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इन चीजों को देखते हुए मार्केट ने जो पिछले एक हफ्ते से स्लो डाउन दिखाया है, और यहाँ पे जो हम चीजें देख रहे हैं कि आपको मार्केट में अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन पे नेगेटिव मार्किंग हो सकती है कि ये लोग आगे जाके परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन इसी प्रॉब्लम की वजह से कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे, जैसे कि ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हो गए। मतलब जो हमारा एफएमसीजी बिजनेस है, चाहे वो आईटीसी हो, ब्रिटानिया हो, डाबर हो, लेकिन अगर डाबर को आप साइड भी करें तो नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारिको और इमामी जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि चलने के लिए तैयार है एफएमसीजी सेक्टर में। वहीं अब अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें तो एक बैंकिंग सेक्टर है जो काफी ज्यादा चला है और काफी ज्यादा गिरा भी है, लेकिन अब बैंकिंग सेक्टर का दोबारा चलने का एक ट्रेंड आने वाला है। क्योंकि जब देखिए मार्केट रिटर्न देता है तब बुल मार्केट चलता है, लोग बैंक के डिपॉजिट भी निकाल करके मार्केट में लगाते हैं, और मार्केट अगर एक साल से ज्यादा की अवधि में कोई खास रिटर्न नहीं देता है, जो कि हम निफ्टी में देख सकते हैं कि बीच में उसने मार्केट ने 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया, लेकिन आप एक साल के कंपेरिजन में देखेंगे तो ये वापस डाउन फेज में लाके एक साल पुराना रिटर्न ही मतलब 8% के आसपास दिया है, जो कि बहुत ही कम होता है। अगर यही ट्रेंड अगले 6 महीने तक बना रहा तो जो बैंक के डिपॉजिट है वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो बढ़ेगा, और उसी के आधार पे जो बैंक का लोन ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा, और दोनों के ही बढ़ने से जो बैंक का जो इंटरेस्ट और मार्जिन होता है वो काफी बढ़ जाता है, और बैंक वापस से अपना रिफॉर्म्स करने लगती हैं। तो यहाँ पे कुछ सेक्टर जैसे कि माहौल खराब चल रहा है, इकोनॉमी सही नहीं चल रही, तो इकोनॉमी के नहीं सही चलने पे क्या होगा, बैंक्स का ग्रोथ बढ़ जाता है। क्योंकि इकोनॉमी में जब चीजें सही नहीं चलेंगी, रियल एस्टेट से लेके कार से लेके हर चीज के दाम कम होंगे, क्योंकि डिमांड इनकी कम हो रही है। जब दाम कम होंगे तो जो लोन बुक होता है वो बढ़ने लग जाएगा बैंक्स के तरफ से। तो यहाँ पे यही चीज है कि मार्केट खराब चल रहा है तो कुछ सेक्टर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन खराब चलने के वजह से ही जो कुछ सेक्टर है जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, या फिर आने वाले समय में जो एफएमसीजी सेक्टर हो गया, या फिर जो आईटी सेक्टर है, ये सब ज्यादा परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों ये तो रहा मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट, जिस कारण से मार्केट नहीं बढ़ रहा है, या फिर आने वाले समय में मार्केट में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इस वीडियो में मैंने बताने का कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आने वाले समय में और भी आपको अपडेट्स चाहिए तो इसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।